दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की वो सुबह, वो किसी भी और दिन की तरह ही थी। वही ट्रैफिक, गाड़ियों का शोर और लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। लेकिन फिर एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका, जिसने न सिर्फ गाड़ियों के शीशे तोड़े, बल्कि मुझे लगता है पूरे देश के भरोसे को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो भी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं जी और जो जांच एजेंसियों के कुछ नोट्स हैं। हाँ, और मीडिया कवरेज भी, इन सबको मिलाकर आज हम इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझने की कि इस एक धमाके के पीछे कितनी परतें छिपी हैं। पैसे की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की भी। और शायद एक बहुत बड़ी साजिश की। धमाके की आवाज तो शांत हो गई, लेकिन जांच का शोर अब शुरू हुआ था। चलिए इस मामले की एक एक कड़ी को जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले उस दिन हुआ क्या था, उस पर आते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह थी दिल्ली का एक बहुत ही व्यस्त इलाका, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। जी, तो दोपहर का वक्त था। हाँ, और ट्रैफिक आप जानते हैं वहाँ कैसा होता है। जी। इंच इंच खिसक रहा था और तभी एक कार में एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि उसने अपने आसपास की कई गाड़ियों को आग के गोले में बदल दिया। और वहाँ जो अफरा तफरी मची होगी। बिल्कुल। और यहीं पर जो शुरुआती केओस होता है, वो ऐसी घटनाओं की सच्चाई को दिखाता है। पहली रिपोर्ट्स में कहा गया कि 8 लोगों की मौत हुई। हाँ, मैंने भी वही पढ़ा था। कुछ घंटों बाद कुछ मीडिया चैनल्स ने यह आंकड़ा 12 से 13 बताया। दर्जनों लोग घायल थे। ये बदलते हुए आंकड़े कोई गलती नहीं है। अच्छा। ये उस फॉग ऑफ वॉर को दिखाते हैं जो किसी भी बड़ी आपदा के बाद पैदा होता है। उस धुंध में सबसे पहली कैजुअलिटी जानकारी ही होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि जमीन पर हालात कितने भयावह और अनिश्चित थे। बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता के बीच सरकार और जांच एजेंसियों का रिएक्शन बहुत तेज था। हाँ, यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इसे कोई सामान्य हादसा या गैंग वॉर मानने की बजाय केंद्र सरकार ने पहली नजर में ही इसे एक आतंक प्रेरित घटना का दर्जा दे दिया। जी, और इसके कुछ ही घंटों के अंदर केस दिल्ली पुलिस से लेकर सीधा एनआईए को सौंप दिया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और उसके बाद तो जैसे पूरे देश में एक साथ कई जगहों पर छापे और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। एनआईए को केस सौंपे जाने का क्या मतलब होता है? मतलब ये इतना बड़ा क्यों है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एजेंसी का बदलना नहीं है, ये इस घटना को देखने के नजरिए का बदलना है। जब कोई मामला एनआईए के पास जाता है तो सरकार ये कह रही होती है कि यह दिल्ली में हुआ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये भारत पर हुआ एक हमला है। एनआईए को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए वहां की सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। उनके पास जो संसाधन और अधिकार हैं, वो ये साफ करते हैं कि अब जांच सिर्फ उस जली हुई कार तक सीमित नहीं रहेगी। इसके तार देश के किसी भी कोने या सरहद पार भी ढूंढे जाएंगे। और हर जांच को एक शुरुआत चाहिए होती है ना? हाँ। एक धागा जिसे पकड़कर वो पूरी साजिश तक पहुंच सके। जी। इस केस में वो धागा बना एक नाम जो मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार आने लगा, उमर मोहम्मद, या कुछ स्रोतों में उमर नबी। हाँ, वही। पुलिस को शक है कि जिस कार में धमाका हुआ वो उसी से जुड़ी थी, और अब डीएनए जांच और दूसरे फोरेंसिक सबूतों के जरिए उसकी भूमिका को पुख्ता करने की कोशिश चल रही है। और डीएनए सबूत इस मामले में गेम चेंजर हो सकते हैं। कैसे? वो एक ऐसा वैज्ञानिक सच सामने रखते हैं जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर कार के टुकड़ों से या घटनास्थल से उमर का डीएनए मैच हो जाता है तो ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद बन जाएगा। सही। फिर सवाल ये नहीं रहेगा कि क्या उमर वहां था, सवाल ये होगा कि उमर के साथ और कौन कौन था। और यहीं से नेटवर्क की तलाश शुरू होती है। तो एनआईए के पास एक नाम था, उमर। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, एक अकेला आदमी इतना बड़ा धमाका नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। तो एनआईए के लिए असली सवाल ये नहीं था कि किसने किया, बल्कि ये था कि किसने मिलकर किया। हाँ। और यहीं से पैसे और टेक्नोलॉजी की परतें खुलनी शुरू हुई। हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए करीब 20 लाख रुपए की फंडिंग का जिक्र है। या तो ये रकम जुटाई गई या किसी ने मुहैया कराई। 20 लाख रुपए। हाँ।
और ये रकम अपने आप में एक कहानी कहती है। ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि इसके पीछे किसी देश की सरकार का हाथ लगे, लेकिन ये इतनी छोटी भी नहीं है कि कोई अकेला इंसान इसे अंजाम दे दे। तो फिर ये एक छोटे, संगठित और बेहद खतरनाक सेल की तरफ इशारा करता है। लेकिन पैसे से भी ज्यादा दिलचस्प है वो तरीका जिससे ये लोग आपस में बात कर रहे थे। अपन एन्क्रिप्टेड चैट की बात कर रहे हैं। जी। स्रोतों में सिग्नल ऐप पर हुई ग्रुप चैट का जिक्र है। हाँ, और सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल करना ये बताता है कि ये लोग कितने सावधान और तकनीकी रूप से कितने जानकार थे। मतलब ये आम व्हाट्सएप जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसे एजेंसियां आसानी से ट्रैक कर लें, इसकी बातचीत को तोड़ना यानी डिक्रिप्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ हथियार और बम से ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी लड़ रहे थे। वो जानते थे कि जांच एजेंसियां उन्हें कैसे पकड़ सकती हैं और उन्होंने उससे बचने का हर संभव इंतजाम किया था। और इसी नेटवर्क की तलाश में जांच का दायरा दिल्ली से बाहर निकला, कई राज्यों तक फैल गया। जी। लेकिन जांच का सिरा एक ऐसी जगह पहुंचा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब ये पैटर्न बहुत दिलचस्प और चिंताजनक है। मतलब कॉलेज कैंपस में। हाँ, वो सोच अब पुरानी हो गई है कि कट्टरपंथ सिर्फ मदरसों या किसी खास पिछड़े इलाके में पनपता है। आधुनिक दौर में ये यूनिवर्सिटी कैंपस जैसी जगहों को चुन रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे, तकनीक प्रेमी और दुनिया से किसी न किसी बात पर नाराज युवा मिलते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए एक बहुत शक्तिशाली भर्ती का जरिया बन सकते हैं। अच्छा। यहाँ उन्हें सिर्फ लोग नहीं मिलते, उन्हें इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और प्लानर्स मिलते हैं। तो जांच सिर्फ इस एक यूनिवर्सिटी तक नहीं, बल्कि इस तरीके पर भी होगी कि कैसे पढ़े लिखे नौजवानों को इस रास्ते पर लाया जा रहा है। इस घटना का असर भी फौरन देखने को मिला। ऐतिहासिक लाल किले को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा एकदम टॉप लेवल पे कर दी गई। हाँ, हाई अलर्ट पर। लेकिन इसी तनाव के बीच एक और अजीब सिलसिला शुरू हुआ। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बम रखे होने की झूठी फोन कॉल्स आने लगी। क्या ये सिर्फ किसी की शरारत थी या इसका भी कोई गहरा मतलब था? इसे सिर्फ शरारत मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। अच्छा। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार मुख्य हमले के बाद ऐसी झूठी धमकियां एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती हैं। रणनीति? कैसी रणनीति? इसका मकसद होता है सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाना, उनके संसाधनों को देश भर में फैलाकर उन्हें कमजोर करना और आम लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बनाए रखना। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। बिल्कुल, जो असल धमाके के बाद भी जारी रहता है। और इसी माहौल के बीच सरकार ने अपने बयानों में बहुत साफ तौर पर इसे एक गंभीर आतंकी घटना कहना शुरू कर दिया। जी। ये सिर्फ शब्द हैं या इनका कूटनीति की दुनिया में कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जब सरकार आधिकारिक तौर पर इसे आतंकी घटना कहती है, तो ये कूटनीति की दुनिया में एक लाल झंडा लहराने जैसा है। ये बाकी देशों, खासकर पड़ोसी देशों को एक सिग्नल है कि ये हमारा अंदरूनी मामला नहीं है और हम इसके लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अच्छा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का, सबूत साझा करने का और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई करने का रास्ता खुल जाता है। और हमारे स्रोतों से ये भी पता चलता है कि कई बड़े विदेशी मीडिया संस्थानों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया, जो दिखाता है कि दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि ये सिर्फ लाल किले के पास हुआ एक कार धमाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बड़ी और उलझी हुई कहानी है। एक ऐसी जांच जिसे देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA लीड कर रही है। जी। एक ऐसा नेटवर्क जो पैसे और सिग्नल जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। सही। इस नेटवर्क के तार एक यूनिवर्सिटी कैंपस तक जाते दिख रहे हैं और इस पूरी घटना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव की आशंका बन गई है। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद हर सुनने वाले को सोचना चाहिए। क्या? ऐसी बड़ी घटनाओं के तुरंत बाद आने वाली शुरुआती रिपोर्ट्स, मीडिया की अटकलें और फिर महीनों या सालों की जांच के बाद सामने आने वाली अंतिम सच्चाई, इनमें अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। हाँ, ये तो होता है। तो ये सोचना महत्वपूर्ण है कि हम शुरुआती जानकारी को किस नजरिए से देखें और पूरी तस्वीर साफ होने का इंतजार करना क्यों जरूरी है। क्योंकि पहली खबर और आखिरी सच के बीच का सफर ही असली कहानी कहता है।